नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाभिमान, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ससुर जी, क्यों उस अधमरी बुढ़िया के चक्कर में पड़े हो? कुछ दिन की ही तो मेहमान है, फिर चलती ही बनेगी। अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे शब्द सुनकर मुकेश जी को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने 2-3 थप्पड़ बहू के गाल पर जड़ दिए। मुकेश जी अचंभे में थे कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। फिर अचानक उन्हें ध्यान आया तो वह गुस्से में अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जब यह सब सोचते जा रहे थे तो उनका मन घृणा और गुस्से से और भरता जा रहा था। जैसे घर पहुंचे तो उनका मुंह गुस्से में और लाल हो गया। घर गए तो देखा कि बेटे और बहू हंसी ठहाके लगा रहे थे, शायद कहीं जाने का प्लान बना रहे थे। उनका बेटा दिवाकर सारी शर्मो हया छोड़कर पत्नी को गोद में लिए झूम रहा था। यह देखते ही मुकेश जी गुस्से में चिल्लाकर बोले, अरे दिवाकर, तुम इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हारी माँ वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। कुछ भी शर्म हया बाकी है या नहीं? या सब कुछ बेच खाई तुम दोनों ने? हद है बेशर्मी की। कम से कम ये तो सोचते कि वो पैसे मैंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए रखे थे। मेरी मदद करने के बजाय तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। तुम्हें अपनी माँ पर दया न आई? तभी उनकी बहू बिना कुछ सोचे समझे बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अरे ससुर जी, कहाँ उस बुढ़िया के चक्कर में पड़े हो? बीमार है, चलती बनेगी कुछ दिन में। क्यों अपना सारा पैसा उस पर खराब करने में लगे हो? कम से कम बेटे बहू और पोते पोती के बारे में तो सोचिए। सारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहे हो। क्यों हमारा खून जला रहे हो? ना खुद चैन से जीते हो, ना हमें सुकून लेने देते हो। बस बहुत हो गया। बहू की ये बात सुनते ही मुकेश जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने एक जोरदार चाटा अपनी बहू सलोनी के मुंह पर जड़ दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू, मेरी पत्नी के लिए ऐसे अनाप शनाप बोलने की? सास का लिहाज ना ससुर का। तभी उनका बेटा दिवाकर चिल्लाया, बाबूजी, ये सब क्या है? आपको तमीज नहीं है क्या? तभी जोरदार थप्पड़ दिवाकर के गाल पर भी पड़ा। सामने देखा तो पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मुकेश जी बोले, ले जाइए सर इन दोनों को और ऐसी सजा दीजिए जो ये जिंदगी भर याद रखे। मुझे ऐसे बेटे बहू नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की तमन्ना रखते हो। इससे अच्छा तो मैं बे औलाद ही रहता, कम से कम ये दिन देखने को तो ना मिलता। पुलिस को सामने देखकर सलोनी और दिवाकर के पसीने छूटने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर मुकेश जी के पैरों में गिर गए और उनसे माफी मांगने लगे। बाबूजी, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें एक बार तो माफ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसा ना होगा। तभी मुकेश जी चिल्लाकर बोले, बस बेटा, इतने में ही तुम्हारे दोनों का दम निकल गया? लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाला। जब तुम लोग मेरे मुंह पर मुझे और मेरी पत्नी को ये सब कह सकते हो, तो आगे का क्या भरोसा? आगे तो हम दोनों ने और कमजोरी होते जाना है। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रहा था, तुमसे मदद के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन तुमने सुनी मेरी एक? बाबूजी, मुझसे भूल हो गई। जाने अनजाने में ही सही, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है। बाबूजी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुझे बचा लीजिए। मेरे बच्चों का क्या होगा, जरा ये तो सोचिए, वे आपके पोते पोती है। कहकर दिवाकर फिर गिड़गिड़ाने लगा। पत्नी भी घड़ियाली आंसू बहाने लगी और मुकेश जी अपने उन दिनों को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी जी की टेस्ट कराई थी। तब पता चला था कि उन्हें कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई है, जिसका इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर ने कहा था कि यदि समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ये बात सुनकर मुकेश जी को झटका सा लगा था। उनकी तो सारी ख्वाहिशों पर मानो पानी फिर गया था। वो अंदर तक टूट गए थे। डॉक्टर ने बताया कि इसमें लाखों का खर्चा आएगा। तब उन्होंने अस्पताल से घर पहुंचकर अपने बेटे दिवाकर को रात में यह सारी बात बताई थी। दिवाकर ने कहा, बाबूजी,
कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं जरूर कोई उपाय निकालूंगा और पैसों का बंदोबस्त भी कर दूंगा। माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दिवाकर की बातों से मुकेश जी को काफी ढाढ़स बंधा था, परंतु पता नहीं दिवाकर को रात भर में ही क्या हुआ। वो सुबह मुकेश जी से आकर बोला, बाबूजी, माँ की तो अब उम्र हो चुकी है। मेरे ख्याल से आपको इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अब माँ तो बूढ़ी हो चुकी है। ऑपरेशन करने के बाद भी अगर वो बहुत अच्छी ठीक ना हुई, तब क्या फायदा। सारा पैसा बर्बाद करके भी वो एक तरह से लाचार ही रहेंगी। और मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू पैसे तो है नहीं पिताजी। अपने बेटे दिवाकर के मुंह से जब मुकेश जी ने ये बात सुनी तो सन्ने रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि रातों रात में इसका दिमाग कैसे बदल गया, विचार कैसे बदल गया। उनसे कुछ बोला न गया और बस अपने बेटे दिवाकर के मुंह को ताकते रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि दिवाकर उन्हीं की औलाद है। परंतु तब भी मुकेश जी हिम्मत बांधे रहे और अपनी पत्नी को पार्क वगैरह में घुमाने के लिए ले जाया करते। उनका मन बहलाते रहते, उनसे बातचीत करते रहते। एक दिन उनकी मुलाकात उनके एक दोस्त से हुई। कुछ देर बात करने के बाद मुकेश जी से बर्दाश्त ना हुआ और उनकी रुलाई फूट पड़ी। मित्र ने उनसे पूछा, तब उन्होंने रोते हुए अपने घर का सारा हाल अपने दोस्त को बताया। मुकेश जी को इतना बेबस देखकर उनके दोस्त ने उन्हें गले से लगा लिया और हिम्मत बंधाई कि मुकेश, तुम अगर ऐसे हिम्मत हारोगे तो तुम्हारी पत्नी शालिनी को कौन संभालेगा। भाभी जी को तुम्हारी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम एक दूसरे की हिम्मत हो। ये तो तुम जानते हो कि बुढ़ापा तो ऐसा ही होता है। संतान के सामने जब तक माता पिता स्वस्थ रहते हैं, करते हैं, खाते हैं, तब तक वह अच्छे लगते हैं। जब वह बीमार रहने लगते हैं तो औलाद उनसे मुंह फेर लेती है। ये तुम्हारी अकेले की बात थोड़ी है मुकेश, सबके साथ ऐसा ही होता है। तुम्हें हिम्मत बांधे रखनी होगी। अरे मुकेश, तुम्हारी तो गांव में भी जमीन है ना। मेरे ख्याल से तुम वो जमीन बेच दो और अपनी पत्नी का इलाज कराओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ज्यादा जरूरी है। जमीन तो वैसे भी यूं ही पड़ी है, आगे पीछे बेटे को ही जानी है। लेकिन पत्नी को बचाने में अगर वो जमीन काम में आ गई तो इससे अच्छा क्या होगा। और फिर जब बेटा पैसा दे ही नहीं रहा है तो जमीन तो तुम्हारी है ही। तुम अपनी पत्नी के लिए उसका इस्तेमाल कर लो। तुम ही कह रहे हो कि बेटा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, फिर तुम्हें उसके आगे मोहताज होने की, लाचारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दोस्त की बातें सुनकर मुकेश जी को हिम्मत मिली। उन्होंने अपने दोस्त की मदद से गांव की अपनी जमीन बेच दी। अब जब वह घर आए तो शालिनी शालिनी कह के शालिनी को आवाज देते हुए घर में घुसे। उनकी बहू टीना कमरे में से बाहर निकल कर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, क्यों बार बार माँ जी का नाम लेकर चिल्ला जा रहे हो। लेकिन जैसे उसने मुकेश जी के हाथ में बैग देखा तो देखती रह गई और उत्सुकता से पूछने लगी कि बाबूजी, इस बैग में क्या है। मुकेश जी ने शालिनी जी के बारे में ही पूछा। तुम्हारी माँ कहीं दिख नहीं रही है, और बहू की बात को टाल दिया। लेकिन बहू ने फिर से वही सवाल किया। तब मुकेश जी कोई जवाब न देकर खुद से इधर उधर घर में अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। तब बहू ने कहा, बाबूजी, माँ तो मंदिर गई है, कुछ देर बाद आएंगी। लाइए, बैग मुझे दीजिए, मैं रख दूं। और बताइए क्या काम है। तब हड़बड़ी में मुकेश जी के 2000 के नोट की 2-3 गड्डियां बैग से गिर पड़ी। पैसे को देखती ही टीना की आंखें फैल गई। अपने ससुर के पास आकर पूछने लगी, बाबूजी, ये इतने सारे पैसे, ये पैसे कहाँ से लाए। मुकेश जी कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए टालते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ कागज पर साइन चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली जाती है वो। कहकर गया था कि घर पर ही रहे, लेकिन सुनती भी कहाँ है वो उस बैग को अपने सीने से चिपका कर बोले, जरूरी काम था, अगर आज काम नहीं हुआ तो 2-3 दिन के लिए बात आगे बढ़ जाएगी। एक तो ये बीमार रहती है, फिर भी एक भी दिन मंदिर न जाए तो उसे चलता नहीं। तभी बाहर कोई आया तो टीना दरवाजे पर देखने गई, परंतु उसका सारा ध्यान अपने ससुर मुकेश के बैग पर ही था। जब अंदर आई तो देखा ससुर जी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे हैं। तब टीना उनके पीछे जाकर बोली, क्या बात है, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये बताइए ना बाबूजी। बहू, मैंने जो गांव की जमीन थी उसे सरपंच को बेच दी है और उसके ही कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हें बैंक में जमा करवाना था, इसलिए तुम्हारे माँ के साइन चाहिए थे।
लेकिन वो है ही नहीं। अब कुछ देर बाद आएगी, तब तक मैं यहीं कमरे में बैठा हूँ इन पैसों को लेकर। बापूजी, मुझे लगता है कि आप चाबी ढूंढ रहे हैं। वो तो माँ ने ही रखी होगी। लाइए, मुझे दे दीजिए। ये पैसे मैं संभाल कर रख दूंगी लॉकर में। मुकेश जी को चुप देखकर टीना आगे बोली, बाबूजी, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, लीजिए चाबी और यह रहा मेरा लॉकर। आप खुद से सारे पैसे उसमें संभाल कर रख दीजिए और चाबी भी अपने पास ही रख लेना। तब मुकेश जी बोले, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। कहकर उन्होंने पैसे अपनी बहू को संभालने के लिए दे दिए। जब माँ आएंगी मैं उनको दे दूंगी ये पैसे, कहकर बहू ने पैसे लॉकर में रख दिए। जब उसके ससुर मुकेश जी बाहर गए तो बहू कमरे में आई। उसके दिमाग में तो नोटों के बंडल ही नाच रहे थे। उसने पैसे गिने तो पूरे 10 लाख थे। दो नोटों के बंडल निकालकर अलग रख दिए। बड़ी चालाकी से उसने इस काम को अंजाम दिया। जब उसकी सास शालिनी घर पे आई तब बोली, माँ जी, आप कहाँ चली गई थी और ये कितनी देर में आई आप आज? लीजिए चाबी और मेरे लॉकर में पैसे रखे बाबूजी ने कह रहे थे संभाल के रखना है। आप थी नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए दे दिए। आप रख लीजिए पैसे अपने पास में, वरना फिर कहेंगे कि पैसे कम कर दिए और मुझ पर ही इल्जाम भी लगा देंगे। वैसे भी बाबूजी को मुझ पर यकीन तो है ही नहीं। आपकी अमानत आपके हाथ में अच्छी। अरे बहू, नहीं, ऐसी बात नहीं है। शालिनी जी बोली, अगर थोड़े बहुत मनमुटाव हो भी जाते हैं तो सास बहू में तो ये बातें चलती ही रहती है। और ऐसा कौन सा घर है जहाँ ऐसा नहीं होता। तुम्हें ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, कहकर वह अपनी बहू के कमरे में चली गई। तभी उनके मन में एक विचार आया कि आज तक तो बहू अपने कमरे का दरवाजा तक लॉक करके रखती थी। आज उसने अपने लॉकर की चाबी मेरे हाथ में कैसे दे दी। लेकिन फिर इस बात को नजरअंदाज करते हुए अलमारी के लॉकर से पैसों का बैग निकाल लिया, अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। तभी मुकेश जी भी कमरे में आ गए और बोले, शालिनी, तुम कहाँ चली जाती हो? जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब तो मुझे घर पे तुम मिलती नहीं। तुम्हें मैंने पूरे घर में ढूंढा, तब पता चला कि तुम मंदिर गई थी। अरे हाँ, वो मेरी एक सहेली मिल गई थी, उससे बातचीत करने लग गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा सुनो मेरी बात। अजय, मुझे पता है आप पैसों के लिए बोलोगे ना। वो मैं अपने कमरे में रख चुकी हूँ और ताला भी लगा दिया है। परंतु तुमने बैग अच्छे से तो चेक किया था? हाँ जी, बिल्कुल। आप चिंता मत कीजिए, इतने भी बुद्धू नहीं हूं मैं। जितना सीधा आप मुझे समझते हो उतने में हो नहीं। नहीं शालिनी, तुम लोगों के बहकावे में आ जाती हो, उनके मुंह में जल्दी पड़ जाती हो, इसलिए ऐसा बोल रहा था। अगर पैसों में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो फिर, कहते कहते मुकेश जी का गला रूंध गया। एक ही तो सहारा हो तुम शालिनी मेरा, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। शालिनी, बेटे बहू का रवैया तो तुम जानती हो। शालिनी, कोई किसी का नहीं होता। बेटे बहू का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हमें चलाते बनेंगे। अरे छोड़िए ये सब बातों को, आप खुद पर ध्यान दिया करो और ज्यादा सोचा मत करो। आपका बीपी वीपी ना बढ़ जाए कहीं। और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं क्या करूंगी? शालिनी के ऐसा कहने पर मुकेश जी बोले, खबरदार शालिनी, जो दोबारा तुमने ऐसी बात कही। हम दोनों का ही रिश्ता तो बचा है जो निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे के लिए सोचते समझते हैं, वरना तो अपनी संतान अपनी नहीं है, यह तुम जानती हो। अजय, आप छोड़िए ना इन बातों को। अपने बेटे बहू के लिए अपने मन में ऐसे मैल मत रखिए। अब वह शादीशुदा है, उसके बीवी बच्चे हैं, उस पर उनकी भी तो जिम्मेदारी है। इसलिए दिवाकर ऐसा चिड़चिड़ा हो गया आजकल। फिर उसे काम की फिक्र लगी रहती है। वह यह सारे काम संभालेगा या हमें देखेगा? खैर बैठिए आप, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दिवाकर शहर से बाहर गया हुआ था। अपने ऑफिस के काम को लेकर वह 3 दिन बाद घर लौटा तो टीना ने अपने पति दिवाकर के कान भर दिए मुकेश जी और शालिनी देवी को लेकर। तब दिवाकर बिना कुछ सोचे समझे मुकेश जी से बहस करने लगा और चिल्लाते हुए बोला, बाबूजी, क्या हो गया आपको? क्यों पूरा घर बेच खाने में लगे हो? अरे कम से कम आपकी फिक्र नहीं है तो मेरे बीवी बच्चों को तो देखो। मुझे तो कुछ देने से रहे,
ऊपर से जो कुछ है उसे बीच खाने में लगे हो। अच्छा बेटा, तो तुमसे मुखबरी कर दी है किसी ने? चलो अच्छा ही हुआ कि तुम जान गए। बाबूजी, पहले आपने माँ के सारे गहने बेच दिए थे, उसके बाद आपने गांव की जमीन बेच दी। और क्या क्या बेचने का इरादा है आपका? बुढ़ापे में सठिया रहे हैं। आपने मुझसे एक बार भी राय नहीं ली और जमीन बेच दी। तो क्या करता बेटा मैं, और तुझसे राय लेकर भी कौन सी बात हल हो जाती। तेरी माँ कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही है, मुझे उसकी चिंता है, लेकिन तुझे तो कोई फर्क नहीं। इसलिए मैं खुद से हल निकाल रहा हूँ अपनी समस्या का। तुझे तो सिर्फ तेरी पत्नी की फरमाइश दिखती है, और तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। बाबूजी, बाबूजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आप मेरे ही क्यों पीछे पड़े रहते हो। क्या मैं दुश्मन हूँ आपका? हो तो नहीं बेटा, परंतु तुम्हारी बातों से तो ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि तुम मित्र हो मेरे, या तुम्हें अपनी माँ की फिक्र है। तुम तो अपने भविष्य के बारे में ही अभी से सोच रहे हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 20 लाख की कार खरीदी है, लेकिन जब मैंने मदद मांगी तो तुमने हाथ खड़े कर दिए, ये कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अपने खर्च बहुत है। लाखों रुपया उड़ाने के लिए तुम्हारे पास है, लेकिन अपने जन्मदाता पर खर्च करने, उसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है। और रही सही वह जमीन, वो जमीन मेरी अपनी है, उस पर मेरा अधिकार है। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से उसे खरीदा था, और अब अपनी मर्जी से बेच भी रहा हूँ। मुझे उसमें तुम्हारी राय लेने की क्या जरूरत? जिस तरह से तुम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचते हो, इस तरह से मैं भी अपनी पत्नी के बारे में सोचता हूँ। मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ है। याद है बेटा तुझे, जब बचपन में तुझे जरा सा बुखार या कुछ हो जाता तो कैसे तेरी माँ तेरी देखभाल में लगी रहती थी। उसके चेहरे पर जरा भी शिकन ना आती थी, सारी सारी रात जागती थी। पर एक तू है। बस बाबूजी बस, मुझे फालतू के ड्रामे नहीं सुनने। कौन सा आपने और माँ ने मेरे लिए एहसान कर दिया है? सारे ही माँ बाप ये सब करते हैं, आपने कुछ अलग तो किया नहीं। बस दिवाकर बस, बहुत बोल लिया तूने। अब एक और शब्द में मत कहना। तेरी माँ को परसों में अस्पताल में एडमिट करा रहा हूँ, और उसका इलाज भी करवाऊंगा। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैला रहा किसी चीज के लिए। नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। दिवाकर थोड़ा नरम लहजे में बोला। बाबूजी, मैं ये सोच रहा था कि अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बच जाए, तो मैंने एक नए बिजनेस में पार्टनरशिप की है, उसमें मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप मेरे कुछ मदद कर दे तो। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे कर्ज लेना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कर्जे से बचकर आप ही मेरी कोई मदद कर दे। अच्छा बेटा, अपने मतलब की बात आई तो यहाँ भोलापन दिखा रहे हो, और अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर किस तरह से चिल्ला रहे थे। रही पैसों की बात तो कर्जा लो या कुछ भी करो, मुझे तुमसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। मेरी कोई मदद करने के बजाय उल्टे तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। पता भी है कितना खर्चा होता है इतने बड़े अस्पताल में, कहकर मुकेश जी गुस्से में घर से बाहर निकल गए। 2 दिनों के बाद उन्होंने अपने बेटे दिवाकर से बोला कि बेटा, तुम्हारी माँ को अस्पताल में एडमिट कराने के लिए ले जा रहा हूँ, तुम भी चल रहे हो क्या मेरे साथ? टीना बहू ने उन्हें धमकाते हुए कहा। अरे बाबूजी, ये क्या करेंगे फालतू में, इनका टाइम ही खराब हो जाएगा। और वैसे भी माँ की देखभाल के लिए आप तो है ही ना, इन्हें और भी दूसरे काम है। आप ही चले जाइए उनको लेकर। दिवाकर एकदम चुप्पी साधे बैठा था, बोला ही नहीं कुछ भी। बेटे की चुप्पी मुकेश जी भी समझ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया बहू बेटे पर वो कुछ नहीं बोले, और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल चले गए। कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेकर गए। चिंता मत करो शालिनी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हिम्मत रखो। जब नर्स शालिनी देवी को लेकर जा रही थी तो मुकेश जी ने शालिनी जी को हिम्मत बंधाई। फिर काउंटर पर जाकर सारा पैसा जमा करवाने लगे। तब वह व्यक्ति बोला कि मुकेश जी, आपने तो बोला ये पूरे पैसे हैं, लेकिन ये तो कम है, 8 लाख है। आप 10 लाख बता रहे थे ना। मरीज की हालत देखकर ऑपरेशन तो हम शुरू कर रहे हैं, तब तक आप ये पैसे जमा करवा दीजिए और बाकी के पैसे ले आइए। मुकेश जी परेशान हो गए।
वो तो अचंभे में थे कि बाकी पैसे गए तो कहाँ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने तो सारे पैसे बैग में ही रखे थे। तभी मुकेश जी को याद आया कि उनकी बहू ने उनके हाथ से बैग लिया था और बहू ने अपने अलमारी के लॉकर में रखा था। उसके बाद उनकी पत्नी को दे दिया होगा। इस बात को याद करते हुए मुकेश जी का पारा चढ़ गया। उधर घर में दिवाकर भी चिंता में सर पर हाथ धरे बैठा था। तब उसकी पत्नी बोली, अरे आप क्यों परेशान हैं? अब तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब कुछ दिन में आपकी माँ भी ठीक हो जाएगी, फिर हम घूमने चलेंगे। टीना, तुम्हें घूमने की पड़ी है? तुम्हें पता है मेरा हाथ कितना तंग चल रहा है। अगर पैसे नहीं हुए तो कहाँ से घूमेंगे हम? टीना हंसते हुए बोली, अरे दिवाकर, आप क्यों चिंता करते हैं इतनी सी बात के लिए? घूमने के लिए मेरे पास पैसे हैं। अंदर जाकर वो नोटों के बंडल ले आई और उन्हें हाथ में लेकर उछालने लगी। दिवाकर चौंक गया। टीना, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे आपकी यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। जरा सब्र कीजिए और सुनिए, आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? अरे हाँ हाँ टीना, सबकी चिंता कर करके मैं थक गया हूँ। मुझे अब जिंदगी का बोझ उठाए नहीं जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें वाकई कहीं जाकर घूम कर आना चाहिए और फ्रेश हो जाना चाहिए। हम कल ही चलेंगे घूमने के लिए। ये कहते हुए दोनों पति पत्नी हंस पड़े थे। दिवाकर भी समझ चुका था कि ये पैसे किसके हैं। तभी उधर से मुकेश जी चिल्लाते हुए आए थे, वाह वाह बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने पति पर एहसान कर दिया, उसकी मदद कर दी। तुम्हें जरा शर्म नहीं कि तुम्हारी माँ वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम दोनों एहसान फरामोश पैसे चुरा कर घर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तभी वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस को देखते ही दोनों पति पत्नी के हाथ पैर फूल गए, ठंडे पसीने छूटने लगे। शक तो बहू मुझे तुम पर उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम बार बार मुझे उन पैसों के बारे में पूछ रही थी। लेकिन तुम इतनी नीच और गिरी हुई हरकत भी कर लोगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। मुझे तो शर्म आ रही तुम दोनों को अपने बेटा बहू कहते हुए। तू भी बहू के साथ मिल गया बेटा, बहू बेशर्मी के साथ बोली। अरे बाबूजी, कहाँ माँ के चक्कर में पड़े हो? अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रही हो, क्यों उन पर इतना पैसा बहाए जा रहे हो? कम से कम अपने बारे में नहीं तो हमारे बारे में तो सोचिए। कुछ दिन में माँ जी चलती बनेगी, तब क्या ही कर लेंगे आप? और अगर ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची तो क्या होगा? सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इतना सुनते ही मुकेश जी ने दो जोरदार थप्पड़ बोटीना के गाल पर रसीद किए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहू मेरी पत्नी के लिए इतनी खराब सोच रखने की? अगर उसका अच्छा नहीं सोच सकती तो कम से कम बुरा तो मत सोच। तभी दिवाकर अपनी पत्नी की साइड लेते हुए बोला कि बाबूजी, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी दिवाकर के गाल पर भी एक जोरदार चाटा पड़ गया था मुकेश जी के हाथ का। दिवाकर गाल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को और ऐसी सजा दीजिए जो ये जिंदगी भर न भूले। दिवाकर मुकेश जी से माफी मांग रहा था। मुकेश जी उसे डांटते हुए बोले, ना मुराद, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाबूजी, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। टीना ने उसे समझाया, अरे जाने दो, क्यों चिंता करते हो? जेल भी चले जाएंगे तो क्या? मेरे पापा बहुत पैसे वाले आदमी हैं, उनके बड़ी बड़ी लोगों से पहुंच है। हम जल्दी जेल के बाहर आ जाएंगे और जाकर अपने पापा के साथ रह लेंगे। ये बात सुनकर दिवाकर का पारा चढ़ गया। उसने भी गुस्से में झल्लाते हुए एक और चाटा टीना के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे ये सारे दिन देखना पड़ रहा है टीना। क्यों हो तुम ऐसी? जैसे तुम खुद हो वैसे ही तुमने मुझे भी बना दिया। अपने घर में मुझे चोर बना दिया तुमने। दिवाकर को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह पछतावे की आग में जल रहा था। अपने बेटे को पछताते हुए देखकर मुकेश जी ने पुलिस को जाने के लिए कह दिया। तब बोले, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अब मुझे मेरी पत्नी की जान प्यारी है, मैं तो चला हॉस्पिटल। कहते हुए उन्होंने बहू के हाथ से नोटों के बंडल खींच लिए और अस्पताल की ओर जाने लगे। फिर जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर बोले, हाँ बहू और दिवाकर,
अपने रहने का इंतजाम ऊपर वाले पोर्शन में कर लो। यहाँ नीचे मैं और मेरी पत्नी सुकून से रहेंगे। जवान हो तुम अभी, तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा ऊंची नीची सीढ़ियां चढ़ते हुए। लेकिन बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा कमरा तो नीचे है। तब दिवाकर ने टीना को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम। ये क्यों भूल जाती हो कि यह घर मेरा नहीं है, बाबूजी का है, माँ का है। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। और मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। बहुत गलत कर लिया मैंने उनके साथ तुम्हारे बहकावे में आकर, लेकिन अब और नहीं। पूरे 10 दिन बाद शालिनी देवी अस्पताल से घर आई। जब उन्होंने पूछा बहू कहाँ है, तब मुकेश जी ने बताया कि बहू और बेटा दोनों ऊपर की मंजिल में रहेंगे। अब तुम आराम से नीचे सुकून से रहना। तुम्हें बहू की किटकिट सुनने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही उससे बहस करने की। तुम सिर्फ खुद पर ध्यान दो शालिनी। मुकेश जी ने अपने पास का जमा पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। आने वाले ब्याज के साथ में फिर उन्होंने कुछ और सोच लिया। एक किराने की दुकान डाल ली। किराने की दुकान पर बैठने लगे। अब उनका समय भी अच्छा कटता और पैसा भी आ ही रहा था। दिवाकर जब कहता, बाबूजी मैं आपकी कोई मदद कर दूं क्या, तो वो कहते, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये बात तो तुम जानते हो ना दिवाकर। पहले ही तुमने हमारी बहुत मदद कर दी। अब हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, पैसों की चोरी वाली बात तुम्हारी माँ के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसे और दुख हो। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी करो और हमसे दूरी बनाए रखो। बस, हमारे लिए यही बेहतर है। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। शालिनी देवी अपने पति मुकेश जी से बातों बातों में पूछा करती कि आखिर बेटे बहू इतने क्यों बदल गए, ऐसा क्या हुआ। तब मुकेश जी मंद मंद मुस्कुराते और कहते कि शालिनी, तुम उनकी फिक्र छोड़ो, बस अपनी सेहत पर ध्यान दो। हम दोनों अब तक सर उठाकर जीते आए हैं और सर उठाकर ही जिएंगे। और तुम क्यों बार बार एक ही प्रश्न करती हो कि बेटा बहू ऐसे क्यों हो गए? अजीब, बेटा बेटा ही होता है और पिता पिता ही होता है। अब कल की आई लड़की के पीछे हम अपना जीवन थोड़े ना ही बर्बाद कर देंगे। अच्छा बुरा उसे भी तो समझ में आता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मुकेश जी और शालिनी जी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब उनके जीवन में सुकून था, लाचारी नहीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुधा चौहान जी की लिखी कहानी स्वाभिमान। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेटे बहू के व्यवहार के बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बताइए, क्या मुकेश जी का और शालिनी जी का रवैया अपने बेटे बहू के प्रति ठीक है या गलत है? चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने पसंदीदा लोगों के पास में शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।